So hey guys, and welcome back to my channel and hope you guys are doing good and you are all are safe. I am safe too. So इस वीडियो में हम ना किसी कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, ना ही किसी चीज़ का भी रिव्यू करने वाले हैं। आज से मैं एक सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स शुरू करने वाला हूँ एंड आई विल गो फ्रॉम द बिगनर टिल द एंड। मैं पहले बता दूं कि आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो मैं भी लाइक फुल्ली डेवलप्ड नहीं हूँ, बट जितनी चीज़ें आती हैं वील डेवलप टुगेदर। ये चीज़ें मैं बोल सकता हूँ कि वी विल ट्राई टू डेवलप टुगेदर। जितनी चीज़ें मुझे आएंगी, ऑल्दो वो काफ़ी चीज़ें आती हैं मुझे स्टार्टिंग की, इसलिए मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और आगे जितनी चीज़ें मैं सीखूँगा उससे मैं शेयर भी करता रहूँगा आपके साथ। उसके साथ साथ मेरा भी रिवीजन होता रहेगा एंड आपको भी, जिनको भी सी नहीं आती उनको भी एक इजी लैंग्वेज में, एंड मैं तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो उस इजी वे में एक्सप्लेनेशन और समझने में बहुत ही आसानी होगी आपको। तो उस कोर्स की शुरुआत करेंगे और मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूँ, इस तरीके से आपको नहीं बताने वाला हूँ। ट्यूटोरियल सारे कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगे। सिर्फ आपको मैं ये बताने आया हूँ कि दैट वी आर स्टार्टिंग अ कोर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड वी विल ट्राई टू गो फ्रॉम दी बेसिक्स। मैं सिर्फ दो चीज़ें अज्यूम करके चलूँगा कि आपने कोई भी सी का कंपाइलर डाउनलोड कर रखा है पहले से, एंड सेकेंड चीज़ कि आपको सी बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं एकदम बेसिक से लेकर चलूँगा। अगर आपको आती है तो आप मतलब उन वीडियोस का वेट कर सकते हो जो आपको नहीं आती, बट जिनको नहीं आती उनके लिए मुझे एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, लाइक व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ कांस्टेंट, what is initialization, what is declaration, and what is syntax, what is printf, what is scan, what are header files। तो ये सारी चीज़ें मैं स्टार्टिंग से एकदम लेके चलूँगा, तो होप यू विल लाइक एंड आपको समझने में आसानी होगी। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी छोटे से लेके छोटा तक, बड़े से लेके बड़े तक, कोई भी क्वेश्चन होगा, यू कैन कमेंट मी डाउन एंड आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि मैं कमेंट्स सारे पढ़ता हूँ एंड मुझे आंसर करना भी अच्छा लगता है, तो मैं सबको आंसर कर दूंगा। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। मैं बाकी क्रिएटर्स की तरह नहीं हूँ कि वो ऐसे छोड़ देते हैं आंसर्स, मतलब आंसर नहीं करते लोगों को, बट आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट टू दी कंप्यूटर स्क्रीन। सो वी आर ऑन आवर कंप्यूटर स्क्रीन, और ये वो है कि मतलब जिससे कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा मैं। एंड इस पूरे फर्स्ट मॉड्यूल में जिस नोट्स को हम रिफ़र करने वाले हैं वो ये नोट्स हैं, एंड इन नोट्स पे आप बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर वेरीफाइड बाय लाइक बिग फैकल्टीज़ एंड बिग विच आर देयर फ्रॉम IITs। तो आप इन नोट्स पे बिल्कुल वो नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। एंड मैं आपको पहले दिखा दूं कि मेरे पास नोट्स की क्या है। ये 5 चैप्टर्स हैं मेरे पास, अभी सिर्फ 5 चैप्टर्स हैं, बाकी मुझे और अभी कन्वर्ट करने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं। और ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें आप गेम बनाते हो, इसमें गेम बनाते हैं हम, वो सब लास्ट का है। पहले चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और चैप्टर 1 के लिए ये सारे नोट्स हैं। एंड इसमें मतलब बिल्कुल बेसिक है इस वीडियो में, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कीवर्ड्स और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे सिंटैक्स लिखा जाता है, पहला सिंटैक्स, अपना पहला प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले पहला प्रोग्राम बना लेते हैं, फिर जब ये चीज़ें समझेंगे तब ज़्यादा आसानी होगी हमें। तो मैंने पहले अज्यूम करा था कि आपने कोई भी सी का कंपाइलर इंस्टॉल करके रखा होगा पहले से, तो मैं टर्बो C++ यूज़ कर रहा हूँ। मैं VS कोड भी मैंने यूज़ करा है, VS कोड में यूज़ करता हूँ मोस्टली, एंड कोड शेफ एंड और भी कोड ब्लॉक्स, ये सारी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये काफ़ी मतलब बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी कंपैटिबल है, तो आप सबसे पहले मतलब यही यूज़ करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। तो
एंड फिर अगर हम पहले प्रोग्राम की बात करें तो ये मेरे लैपटॉप की कीज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्राम का। जो चीज़ें मेन के अंदर रहेंगी वही चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगी, वही चीज़ें मतलब इम्प्लीमेंट करेगा कंपाइलर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो मेन सबसे ज़रूरी है। एंड मेन के अंदर अगर हम लिखें प्रिंटफ स्टेटमेंट, ये सबसे छोटा प्रोग्राम है, सबसे पहला प्रोग्राम है। एंड इसको हम नाम भी दे देते हैं आर फर्स्ट। सॉरी वो फर्स्ट हमने नाम दे दिया इसको। एंड अब इसको हम रन करने जाएं, अगर एरर स्टेटमेंट मिसिंग, यहाँ पे स्टेटमेंट मिसिंग है, वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये सेमीकोलन क्यों यूज़ करते हैं हम। सेमीकोलन किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होता है, एंड उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम नोट्स पे जाएंगे तो। एंड अब इसको रन करते हैं। अगर सी दिस वॉज द आउटपुट ऑफ लाइक व्हाट आई हैव रिटन इन दी प्रिंटफ स्टेटमेंट, जो मेरे को आउटपुट चाहिए था। ये टर्बो बिन ये सब इसलिए आ रहा है क्योंकि CLR अगर मैं क्लियर स्क्रीन हमें लगाना हो तो अगर क्लियर स्क्रीन लगा देंगे तो ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। सी अब ये पहला प्रोग्राम था। अब इसमें से हम देखेंगे कि अब हम नोट्स पे जाएंगे। नोट्स में क्या है, तो नोट्स में वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड कीवर्ड्स, सबसे पहले वेरिएबल्स आते हैं। एंड मैथ्स में अगर हम जाएं तो मैथ्स की बात, अगर मैथ्स से बाहर अगर हम रहें तो वेरिएबल्स वो ये होते हैं जो किसी की वैल्यू स्टोर करते हैं। एज अगर हम लाइक कंटेनर्स की बात करें, जो आपके किचन या आपके घर में कोई भी चीज़ रखने के लिए जो कंटेनर यूज़ होता है, उस तरीके से वेरिएबल्स होते हैं, वो किसी कांस्टेंट की वैल्यू को स्टोर करते हैं अपने अंदर में। तो इस तरीके वेरिएबल्स होते हैं ये चीज़ें। जैसे अगर हम एग्जांपल पे जाएं तो ये अगर आप देख पा रहे हो एग्जांपल, तो ए में ए इज़ अ वेरिएबल और उसमें 3 असाइन किया गया है। 3 की वैल्यू ए में स्टोर कर दी गई। सिमिलर टू दैट बी में 4.7 स्टोर किया गया। 4.7 इज़ फ्लोट, लाइक इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर, इट डजंट मैटर। वेरिएबल में वो तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि लाइक ए इंटीजर है तो वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा, फ्लोट है तो 4.7 या डेसिमल वैल्यूज़ भी लेगा। वो सारे बाद में बात करेंगे। पहली चीज़ वेरिएबल आपको जानना है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ये है जो कांस्टेंट की वैल्यू को स्टोर करेगा। वेरिएबल समझ में आ गया? दूसरी चीज़, अब हर चीज़ में कोई ना कोई रूल्स होते हैं। हर चीज़ आप जो भी करोगे उसमें कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के भी रूल्स हैं। तो सी के रूल्स जो हैं वो इस नोट्स में आप देख पा रहे होगे, और मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सी में अगर आप जो लिखते हो वो फर्स्ट कैरेक्टर सॉरी सर दिस फर्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट दी रूल्स फॉर राइटिंग दी वेरिएबल्स। उसके बारे में नीचे था, वो मेरे को ध्यान में आ गया, इस वजह से मैं भूल गया। बट रूल्स फॉर राइटिंग दी वेरिएबल्स नेम, तो वेरिएबल्स नेम को लिखने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ अल्फ़ाबेट नंबर, फर्स्ट
first character should be alphabet or underscore. Underscore is only special character that is allowed in the for using in the variable. तो ये सारी चीज़ें पहला कैरेक्टर आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर, और आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करने जाएं, प्रोग्राम में जाएं अगर हम, तो अगर हम यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहें कोई भी वेरिएबल, तो इंट टॉम, ये वैल्यू ये ले लेगा, ये वेरिएबल ये ले लेगा। TOM वेरिएबल का नाम है। अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर भी लगा दूँ तो भी ये ले लेगा, लेकिन अगर मैं @ लगा दूँ तो ये रेड कलर का शो करेगा, विच मीन्स इट इज़ रॉन्ग। ये गलत है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते स्पेशल कैरेक्टर। तो सेम है, अगर फिर यहाँ पे आ जाए नोट्स पे हम, तो पहला कैरेक्टर आपका वेरिएबल होना चाहिए एंड अंडरस्कोर। और वेरिएबल में यूज़ करने के लिए आप किसी भी कॉमा का यूज़ नहीं कर सकते या फिर बीच में स्पेस नहीं दे सकते, वो सिर्फ एक वर्ड जैसा लिखा जाता है। अगर जैसे मैंने टॉम का एग्जांपल दिया था, तो TOM आप उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते, आप उसके बीच में अंडरस्कोर लगा सकते, बट आप उसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। तीसरा पॉइंट है कि नो स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड एक्सेप्ट अंडरस्कोर, तो वो मैंने बता दिया कि अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वेरिएबल्स को लिखने के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि जैसे आपने लिखा, जब मैं प्रोग्राम से ही समझा देता हूँ आपको, जैसे आपने लिखा TOM, तो और आपने नीचे लिखा इंट TOM, तो इन दोनों की ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। मतलब अगर आप जब कॉल करोगे इन वेरिएबल्स को, तो आपको सेम लिखना पड़ेगा, वरना दूसरा वेरिएबल कॉल हो जाता है। तो इस वजह से वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं। आपको जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है वही वेरिएबल आपको यूज़ करना है, और अगर आप वो यूज़ नहीं करोगे तो वो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल करके कुछ एरर देगा। तो ये चीज़ है, ये वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि मतलब आप जो नाम देते हो वेरिएबल को, वो सेम दो जो आप कॉल कर रहे हो नीचे फंक्शन मेन में। ये एक छोटा सा नोट है कि हमें प्रोग्राम में जो वेरिएबल्स देते हैं वो एक मीनिंगफुल देने चाहिए, एक जो इजी हो समझने में वो देना चाहिए, ताकि आप प्रोग्राम के भी एक ऑब्जेक्टिव को समझ पाओ कि प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव में क्या होने वाला है, हम किस चीज़ के लिए इस वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब बात आती है कांस्टेंट की कि कांस्टेंट क्या है। तो आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि क्वांटिटी विच हुज वैल्यू कांट चेंज, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो वही सेम इसमें भी है। एंड और अगर हम यहीं पर रहें तो नीचे एक और छोटा सा पॉइंट लिखा है कि अ वेरिएबल इज़ अ एंटिटी हुज वैल्यूज़ कैन बी चेंज्ड। तो कांस्टेंट तो ये हो गया जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती है, वेरिएबल ये हो गया जिनकी वैल्यूज़ डिफ़र कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल में कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर कराते हैं। हम a=3 लिखते हैं अगर, तो a वेरिएबल है एंड कांस्टेंट 3 है, तो कांस्टेंट की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर रही है, तो उसकी वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू तो 3 ही रहेगी ना। अगर हम किसी और को इनपुट करा दें तो कांस्टेंट 5 हो जाएगा। अगर 5 इनपुट करा रहे हैं तो कांस्टेंट 5 हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। कांस्टेंट चेंज किया हमने ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो ये डिफरेंस है वेरिएबल और कांस्टेंट। अब टाइप ऑफ कांस्टेंट, तो अगर हम टाइप में बात करने जाएँ तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स: इंटीजर कांस्टेंट, रियल एंड कैरेक्टर।
तो इंटीजर कांस्टेंट वो होते हैं जो प्योर इंटीजर होते हैं, रियल कांस्टेंट ये होते हैं जो डेसिमल नंबर्स में होते हैं, एंड कैरेक्टर कांस्टेंट वो होते हैं जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर इट्स अ स्पेशल कैरेक्टर और एन अल्फ़ाबेट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये कोई प्रैक्टिकल का पार्ट नहीं है, बट इसको आपको लर्न करना पड़ेगा पहले कि ये वेरिएबल्स हैं, ये इंटीजर, ये कांस्टेंट्स के पार्ट हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिनको हम वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? जिनमें कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर की जाती है, एंड दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ दी वेरिएबल्स। तो ये 3 तरीके के वेरिएबल्स हो गए। और अब बात आती है कीवर्ड्स की, जो इस चैप्टर का टॉपिक था कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड कीवर्ड्स। तो अब बात आती है कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स ये होते हैं जो एक प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता रहती है। मतलब हमें किसी अगर वो कीवर्ड लिख देंगे हम, जैसे अगर हम बात करें इनमें से ही कोई ले लेते हैं, लाइक हम लेते हैं कि अगर हम कैर लेते हैं अगर, तो वो पहले से पता है कि हाँ इसके आगे कैरेक्टर को डिक्लेयर किया जा रहा है। कैर इज़ यूज फॉर कैरेक्टर डिक्लेरेशन। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ अभी प्रोग्राम में। अगर मुझे एक कैरेक्टर को डिक्लेयर करना है तो CHAR। अगर हम कंपाइलर में भी लाइक इसमें भी देखें, तो जब हम किसी उसको लिख रहे हैं, किसी कीवर्ड्स को लिख रहे हैं, तो वो वाइट में आ रहा है, अगर आप देख पाओगे, जैसे कैर, इंट, रिटर्न, इंट, तो ये सारी चीज़ें वाइट में आ रही है। तो आपको ये कंपाइलर कंपैटिबल होगा आपके लिए, आपके ईज़ के लिए, यूज़ के लिए। तो ये हो गया कीवर्ड जिनकी वैल्यू कंपाइलर को पहले से पता रहती है, उसके बारे में हमें कुछ भी लाइक इनिशियलाइज और डिक्लेयर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वैल्यू कंपाइलर को पहले से आप कोई सा भी कंपाइलर यूज़ करो, सी लैंग्वेज में ये कीवर्ड्स हैं, इनकी वैल्यू कंपाइलर को पता है। एंड दीज आर दी 32 सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपको ये प्रैक्टिस से भी आता है, आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन आप याद कर लो तो पहले प्रैक्टिस के टाइम पे बहुत इजी हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, और सारी चीज़ें नहीं, कुछ होती हैं जो बहुत यूज़ होती हैं। जैसे अगर मान लें कैर, मान लिया ब्रेक, जब हम वाइल लूप पे पहुँचेंगे तो ब्रेक यूज़ होगा। लॉन्ग, डबल, लार्ज वैल्यूज़ को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। स्विच अगर अलग सा केस है। फ्लोट इज़ यूज फॉर डिक्लेरेशन फॉर दी डेसिमल वैल्यूज़। और भी जितने भी हैं 32 कीवर्ड्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको प्रैक्टिस के टाइम पे ईज़ पड़े। अब आ जाते हैं हमारे पहले सी प्रोग्राम के। तो हमने पहला सी प्रोग्राम पहले ही बना लिया था, एंड जो मैंने बताया था सी प्रोग्राम में वैसा सिंटैक्स होता है। एंड मैं उसको एक बार फिर से रन करा के दिखा देता हूँ, सही से लिख के, सारी चीज़ें हटा के। आई एम लर्निंग सी विद स्पर्श। तो ये एक आउटपुट था। ये अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। इसको आप बहुत इजी से बना सकते हो, और आपको हेडर फाइल्स वगैरह, मैं एक व्यू दे देता हूँ हेडर फाइल्स का क्या होता है। हेडर फाइल्स वो होती हैं जो हमारे को फंक्शन एक कीवर्ड को उसमें मेन में यूज़ करने के लिए परमिशन देती है। इफ़ वी यूज़ #include stdio.h, तो वो हमें printf और scanf जैसे कीवर्ड्स को यूज़ करने की परमिशन देती है मेन में। तो ये दो चीज़ें हैं, हेडर फाइल्स ये होती हैं। मेन जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी प्रोग्राम का।
मेन की जो बॉडी होती है उसमें जितनी चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं एट द टाइम ऑफ द कंपाइलेशन। तो ये एक शॉर्ट हो गया हेडर फाइल्स और ये सारी चीज़ों का। अब बात करते हैं कि ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। तो आप सभी जानते होंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, एक सिंटैक्स फॉलो किया जाता है। तो सेम एज सी लैंग्वेज को भी लिखने के लिए एक सिंटैक्स फॉलो होगा। तो as it's written also, all C programs have to follow a basic structure. A C program starts with main function, which is very important, and executes instructions present inside it. मतलब जो चीज़ें, जो instructions, जो conditions मेन के बॉडी के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी वही चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगी एट द टाइम ऑफ द कंपाइलेशन। और जैसा मैंने उसमें एक स्टेटमेंट मिसिंग करके एरर आ रही थी पहले प्रोग्राम में, वो जल्दीबाजी में हो गया था। तो वो ये था कि ईच इंस्ट्रक्शंस इन इज टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन। ईच एवरी स्टेटमेंट शुड बी टर्मिनेटेड विद द सेमीकोलन। कुछ नहीं की जाती, जैसे फॉर लूप में लाइक सेमीकोलन नहीं यूज़ होता। फॉर लूप जब हम लूप पे पहुँचेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। तो ये ऐसा है कि फॉर लूप में सेमीकोलन नहीं यूज़ होता। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो चीज़ें हम बाद में बात करेंगे एज वी विल गो फर्दर। अब इनके लाइक रूल्स की बात कर लेते हैं कि कैसे रूल्स कैसे लिखा जाता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आई नो। अगले वीडियो से वी विल लाइक गो अ लिटिल बिट फास्टर देन दिस वीडियो। सो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं धीरे से। तो देर आर सम रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल दी सी प्रोग्राम्स। कुछ रूल्स हैं जो सारे सी प्रोग्राम में एप्लीकेबल होते हैं। आई एम टॉकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ताकि जो दोनों लाइक जिनको दोनों आती है वो तो ठीक ही है, जिनको हिंदी नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती ये वो दोनों भी अपना मतलब समझ लें इस तरीके। एवरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट फ्रॉम द मेन। सारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होती है। जैसे मैंने बताया था कि मेन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वही एग्जीक्यूट होती हैं। तो एज इट हैज़ रिटन ऑल्सो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि सेमीकोलन बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टेटमेंट के लिए। अगर प्रोग्राम में हम जाएँ, इसको बड़ा करें, अगर मैं यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाता, हटा देता हूँ और अब मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा। एक एरर स्टेटमेंट मिसिंग। जिस लाइन में ये स्टेटमेंट मिसिंग एरर देता है उसके पहले वाली लाइन में अगर स्टेटमेंट मिसिंग एरर दे रहा है तो उसके पहले वाली लाइन में आपने सेमीकोलन नहीं लगाया। तो स्टेटमेंट मिसिंग एरर आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बाकी एरर भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा कैसे कैसे सॉल्व होती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड इन द सेम ऑर्डर इन विच दे हैव बीन रिटन। तो इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर दो इंस्ट्रक्शंस लिखे मैंने, एक प्रिंट एफ एक स्कैन एफ। तो अगर मैंने प्रिंट एफ में स्टेटमेंट दिया कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, मैंने स्टेटमेंट दिया वो प्रिंट करेगा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू प्रिंट करी, आपने एक्स की वैल्यू कंपाइलर को दी। तो अगर फिर उसके नीचे मैंने लिखा है स्कैन एक्स, तो वो कंपाइलर उसकी वैल्यू रीड कर लेगा। अगर यही सेम चीज़ मैं स्कैनर पहले लिख दूँ, स्कैनर एक्स एंड एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, देन दैट विल बी डिफरेंट। वो अलग हो जाएगा, वो चीज़ें मतलब सही से काम नहीं करेगा कंपाइलर। तो ये होता है कि जिस ऑर्डर में आपने लिखा है उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, और अगर वो ऑर्डर सही है तब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, वरना प्रोग्राम एरर देगा कि आपने जो भी एरर देता। मैंने ऐसा आज तक लाइक सिंटेक्स चेंज करके किया नहीं है। एंड तो ऐसा होता है सी प्रोग्राम में। अब कमेंट्स ये हैं, हाँ, तो आपने अगर कहीं प्रोग्राम कुछ भी देखा हो तो अगर मैं प्रोग्राम में ही जाऊँ सीधा कमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, आपने अगर प्रोग्राम में देखा हो तो ऐसा करके कुछ लिखा होता है।
प्रिंटिंग स्टेटमेंट या कुछ भी जो भी चीज़ें लिखी रहती हैं, अगर आपने कोई भी प्रोग्राम देखा है तो ये होती है कमेंट्स। ये आपको, जैसे आपने बहुत लंबा प्रोग्राम बना है तो आप अगर स्टेटमेंट ऐड करते जाओगे वो आपको ईज़ी पड़ेगा। जब आप उस प्रोग्राम को दोबारा देख रहे हो आपको ये पता लगेगा कि हाँ ये प्रिंटिंग का स्टेटमेंट है, ये स्कैनिंग का स्टेटमेंट है, ये रिटर्निंग का स्टेटमेंट है। ये सारी चीज़ें लंबे प्रोग्राम में बहुत काम आती हैं। कमेंट्स आर यूज्ड ओनली फॉर दैट। ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ये सिर्फ क्या कहते हैं, प्रोग्राम को ईज़ी बनाने के लिए, मतलब ईज़ी रीडेबल बनाने के लिए ये स्टेटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। See, as you can see in the notes also, comments are used to clarify something about the program in plain language. It is a way for us to add notes to our program कि जब हम बाद में देखें तो easy पड़े। There are two types of comments in C, single line comment and double line comment। तो ये दो तरीके के कमेंट होते हैं, जैसे लंबा कमेंट एंड छोटा कमेंट होता है, तो सेम उसी तरीके हैं। कमेंट इन अ सी प्रोग्राम नॉट एग्जीक्यूटेड एंड आर इग्नोर्ड, तो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं और इग्नोर कर दिए जाते हैं। अब ये होता है कि कंपाइलेशन कैसी होती है एंड एग्जीक्यूशन कैसे होती है। तो हमने जैसे प्रोग्राम, मैंने VS कोड में लिखा था प्रोग्राम, लेकिन मैंने आपके लिए टर्बो C++ में लिखा है। तो जब हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिखा first.c, तो वो उसने सी कंपाइलर को दिया, तो सी कंपाइलर ने हमें फर्स्ट डॉट एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को वापस किया एज एन आउटपुट, जो हमने आउटपुट स्क्रीन पे देखा कि आई एम लर्निंग सी विथ स्पर्श। वो था हमारा first.exe, first.execute एंड वो था हमारा आउटपुट। अब बात आती है कि कंपाइलर क्या है। बहुत शुरू से हो रहा है कि कंपाइलर कंपाइलर कंपाइलर। अब बात आती है कि कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर एक ऐसा यूटिलिटी है जो हमारी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज में सी प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ताकि मशीन को वो ईजी हो। ईजी क्या हो, मशीन वो लैंग्वेज समझ पाए। तभी कंपाइलर का यूज़ होता है कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, ताकि वो मशीन के द्वारा रीडेबल हो। अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ें, सी प्रोग्राम इज़ रिटन इन प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट वो होता है जैसे मैंने लिखा प्रोग्राम, वो एक प्लेन टेक्स्ट ही है। उसमें जब कमेंट्स ऐड कर देते हैं तो कमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो प्लेन टेक्स्ट ही उसको बोलते हैं। दिस प्लेन टेक्स्ट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। ये जो प्लेन टेक्स्ट है ये अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कंडीशंस होते हैं। जैसे मैंने प्रिंट F दिया, स्कैन F दिया, तो ये दो स्टेटमेंट हो गए, दो इंस्ट्रक्शंस हो गए कंपाइलर को, वो एक पर्टिकुलर करेक्ट सीक्वेंस में, तो वो चीज़ें सीक्वेंस में दी जाती हैं। ये होता है प्लेन टेक्स्ट। The compiler performs some basic checks and finally converts the program into an executable। तो सी कंपाइलर, जो कोई भी कंपाइलर होता है किसी भी लैंग्वेज का, वो एक बेसिक टास्क परफॉर्म करता है कि उस प्रोग्राम में आपने जो लिखा है उस प्रोग्राम में एरर तो नहीं है, वो वार्निंग तो नहीं है, कोई चीज़ सिंटैक्स गलत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें परफॉर्म करने के बाद वो आपको ऐसे चीज़ में वो आपके प्रोग्राम को एक ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है विच इज़ ईजीली एग्जीक्यूटेबल फॉर दी मशीन। अब बात आती है लाइब्रेरी फंक्शंस की। एक बहुत ही ये C++ में नहीं यूज़ होता है, ये C में यूज़ होता है सिर्फ। लाइब्रेरी फंक्शंस है C लैंग्वेज, जैसे आपने नोट्स में भी देखा होगा कि C लैंग्वेज हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल लाइब्रेरी फंक्शंस विच इज़ यूज टू कैरी आउट सर्टेन टास्क। फॉर इंस्टेंस प्रिंट फंक्शंस इज़ यूज टू प्रिंट वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। जैसे अगर मैं प्रोग्राम में जाऊँ, जैसे ये एक स्टेटमेंट लिखा भी है printf दिस इज़ %di। तो अगर मैं प्रोग्राम में जाऊँ और मैं किसी वैल्यू को एंटर करूँ यहाँ पे,
सो मैं उसी को एंटर करूँगा। अगर दिस इज परसेंटेज डी, ठीक है। अब अगर स्कैनफ अगर हम लगाना चाहें, यहाँ पे एक वेरिएबल भी देना पड़ेगा, तभी तो हम किसकी वैल्यू एंटर, ये होता है जब हम किसी की वैल्यू एंटर करा रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ दूँ टॉम मैंने लिखा था पहले, तो टॉम की वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इंट टॉम दे देता हूँ। डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वरना एरर देगा वो। आप स्कैनफ यहाँ पे लगेगा परसेंटेज डी, ये होता है उसी वैल्यू को रीड करने के लिए, और इसको कॉमा लगा के लेकिन एम्परसेंड साइन एंड लाइक वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया है UM। अब इसको रन करने का ट्राई करते हैं। ये उसकी वैल्यू दे रहा है अभी, क्योंकि मैंने वैल्यू एंटर नहीं कराई। तो ये होते हैं लाइब्रेरी फंक्शन। अब बात कर लें कि इंटीजर के लिए यूज़ कौन सा यूज़ होता है, फ्लोट के लिए कौन सा यूज़ होता है, कैरेक्टर के लिए कौन सा यूज़ होता है। तो इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज़ होता है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज़ होता है, एंड कैरेक्टर्स के लिए परसेंटेज सी यूज़ होता है। तो ये जो आप प्रोग्राम बनाओगे तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये चीज़ को समझना कि लाइब्रेरी फंक्शंस क्या हैं, और लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से कौन से टाइप ऑफ कौन से टाइप ऑफ क्या बोलो उसको वेरिएबल में यूज़ होते हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर और या फ्लोट। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ बात आती है टाइप ऑफ वेरिएबल्स भी काफ़ी टाइप के होते हैं, जैसे इंटीजर वेरिएबल जो इंटीजर की वैल्यू स्टोर करते हैं, रियल वेरिएबल्स जो फ्लोट की भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर वेरिएबल्स जो सिर्फ कैरेक्टर की वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर्स की वैल्यू स्टोर करते हैं। रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द यूज़र, in order to take input from the user and assign it to a variable we use scanf function। जैसे मैंने printf फंक्शन दिया कि enter the value of x, enter the value of x, then और मैंने परसेंटेज डी लगा के कॉमा करके x लिख दिया। अब scanf में जब मैं आऊँगा तो परसेंटेज डी तो मैं पहले लगा दूँगा एंड फिर मैं एंड करके x लिखूँगा, तो वो उस वेरिएबल की वैल्यू को एंटर कराएगा यूज़र से, आपसे, आपको जब आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो वो आपसे उसकी वैल्यू एंटर कराएगा। देन उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा कि उसके आगे का जो स्टेटमेंट होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। एंड अब ये एंड क्यों लगाते हैं, ये इस पे बात आती है, तो आप नोट्स में देख सकते हैं। एंड इज़ द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड इट मीन्स दैट द सप्लाइड वैल्यू शुड बी कॉपीड टू एड्रेस विच इज़ इंडिकेटेड बाय द वेरिएबल आई। इसका मतलब ये है कि एंड, पहली चीज़ एंड ये होता है, एंड एक एड्रेस होता है, तो जो वैल्यू आपने उस वेरिएबल को दी है उसको कौन से एड्रेस पे कॉपी करेगा, कौन से एड्रेस पे स्टोर करेगा, वो चीज़ें एंड डिसाइड करता है। तो जब आप आई के साथ इसमें अगर एग्जांपल के तौर पे देखें, आई के साथ जब आप एंड लगा दोगे तो आई की जो वैल्यू रहेगी वो इसमें क्या कहते हैं, जो एंड आई है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, मतलब वो एड्रेस बताएगा उसको कि कहाँ पे वो वैल्यू हमें स्टोर करनी है। So with this we complete our first chapter and it was only basic। तो अगर मैं आपको नोट्स के थोड़े से दिखाऊं तो ये हमारा है, ये प्रैक्टिस टेस्ट, ये होगा, ये इसको मैं ओपन करूँगा तो इसमें बहुत थोड़े से प्रोग्राम्स हैं, वो मैं जब मैं प्रोग्रामिंग सिखा दूँगा थोड़ा सा तो उसके बाद हम ये प्रोग्राम करेंगे प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। Write a C program to calculate area of a rectangle using hardcode inputs and using inputs supplied by user U. Calculate the area of the circle and modify the same program to calculate the volume of a cylinder given its radius and height। तो इसी तरीके से मैं 4 प्रोग्राम इस फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में हैं, तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें। और अगर हम चैप्टर 2 ओपन करें
तो चैप्टर 2 में है इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जाते हैं, ये चीज़ें हैं। चैप्टर 3 में ओपन करें अगर, तो इसमें कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि कंडीशन ये ट्रू हुई तो आगे वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो वो ड्रॉप कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो विद दिस आई विल एंड माई फर्स्ट वीडियो ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगले वीडियो से हम थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज 32 एंड 30+ मिनट्स वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको ये बेसिक क्लियर हो, एंड आपको कोई भी क्वेश्चन हो देन कमेंट मी डाउन, comment down in the comment box. I'll see and I'll try to answer all. I will answer all. I'll not try, I will answer all. So thank you for watching this video. Bye bye.